जय हिंद फ्रेंड्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिमांड कैंपस में। तो जैसे कि मैंने आपके लिए जो चित्रात्मक बायो वगैरह है और आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, काफ़ी अच्छे अंदाज में आपको अच्छे तरीके से कराई है, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। इसी प्रकार हम एक आपके लिए पॉलिटी की बुक लेके आए, जो कि चित्रात्मक से 2022 की लेटेस्ट बुक है, घटना चक्र की। इसे भी हल कराते हैं। तो चलिए देखते हैं पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी के बारे में क्या क्या इसके दृष्टिकोण से क्या क्या महत्वपूर्ण चीज़ें आपको अच्छे से सिंपल भाषा में समझाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए भारत का संवैधानिक विकास, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। भारतीय संविधान के विकास के बारे में। संविधान नियमों का अथवा कानूनों का वह संग्रह है जिसके आधार पर किसी देश का शासन संचालित किया जाता है। भारत का भी एक अपना क्या है, संविधान है भाई। सिंपल भाषा में ये समझ लीजिए, किसी को भी देश को चलाने की एक क्या होती है, बुक होती है, जिसे हम संविधान कहते हैं। इसमें क्रमबद्ध रूप से चीज़ों को वर्णित किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, क्रमबद्ध रूप से वर्णित किया जाता है। भारतीय संविधान के विकास को भारत में कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। ठीक है, संविधान किसे कहते हैं, इतनी बात आपको समझ आएगी। ये जो पॉइंट है, इनके आपको क्या देने होंगे, आंसर कमेंट सेक्शन में देने होंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं संविधान किन किन आधारों पर, किन किन चीज़ों पर आया। जैसे कि इसमें पहले पॉइंट दिया हुआ है, यही पॉइंट समझिए। कंपनी के शासन तथा ब्रिटिश क्राउन के शासन के तहत निर्मित अधिनियमों के विकास के रूप में समझा जा सकता है। जैसे कि रेगुलर एक्ट 1773 ईस्वी, पीटर्स एक्ट ये आया आपका 1784 ईस्वी, चार्टर्ड एक्ट ये 1793, और फिर चार्टर्ड एक्ट 1813, फिर चार्टर्ड एक्ट 1833, फिर चार्ट एक्ट आया 1853। आराम से समझना पॉलिटी, आपको मज़ा आ जाएगा। किसी चीज़ों में कोई भी अगर डाउट लगेगा वो आपको कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी के शासन अधिनियम थे। ये क्या थे, कंपनी के शासन अधिनियम थे। और हाँ, स्क्रीनशॉट भी लेते चलना आप। बाकी आपको पीडीएफ प्रोवाइड मैं करा दूंगा अपने इसी के लिंक के नीचे, वीडियो के लिंक के नीचे आपको वीडियो में जो पीडीएफ मिल जाएगी, वीडियो के लिंक के नीचे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम याद करते हैं, जो कि आपका सबसे पहले आया रेगुलेट कब आया, 1773 ईस्वी। कब आया, 1773 ईस्वी में आया। इस चीज़ को आपको अच्छे से याद करनी होगी। पीटर्स इंडिया एक्ट भी कभी कभी पूछता है, कब आया था, 1784 एक्ट में। ठीक है, कितने कब आया था, 1784 में। तो 73 और 84 दोनों रेगुलर एक्ट और इंडिया पीटर्स एक्ट को याद करते हैं, एक 73 और 1800। ठीक है, वो 8400, यानी 17 और 18 दोनों तो हैं ही। चार्टर एक्ट आया 1797, ये कभी कभार नहीं पूछता है, लेकिन चार्टर एक्ट प्रथम पूछ लेता है। तो कब आया था, 1797 में। कंपनी के शासन अधिनियम पारित थे। ठीक है, कंपनी द्वारा चलाए जाते थे ये सारे के सारे रेगुलर एक्ट, पीटर्स एक्ट, चार्टर एक्ट, ऐसे आप समझ लीजिए। बात करते हैं क्राउन शासन अधिनियम पारित। तो क्राउन द्वारा जो पारित किए गए थे वो ये थे, 1858 भारत शासन अधिनियम, 1861 में भारत परिषद अधिनियम, 1892 में आया भारत परिषद अधिनियम, यानी रिपीट हुआ। 1909 में भारत परिषद अधिनियम फिर आया। 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। क्या आया, 1909 में। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से पूछता है भारत शासन अधिनियम कब आया था। तो 1919 में आया था। 1935 में भारत शासन अधिनियम आया। 1947 में भारत की स्वतंत्रता नियम लागू हो गया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे 1793 का रेगुलर एक्ट। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसे आप मोस्ट इम्पोर्टेंट में ट्रिपल 4 स्टार में रख लेना। 1793 का रेगुलेट, इस अधिनियम के द्वारा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण तरह से यहाँ पर जो कब्जा नहीं था, लेकिन अगले आप बताएंगे, हम बताएंगे कहाँ पर इसका कब्जा पूरी तरह से हुआ था। लेकिन भारत सरकार का नियंत्रण स्थापित किया गया था, इसी ईस्ट इंडिया कंपनी का हो गया था। ठीक है, इस अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल पद नाम दिया गया था। यानी कि पूछता है कभी कभी कि किस एक्ट के तहत, तो रेगुलर एक्ट के तहत 1773 ईस्वी, यानी कि जो बंगाल में केवल गवर्नर थे, क्या रहते थे वहाँ, गवर्नर, तो वहाँ जनरल की जो उपाधि मिली, उन्हें जनरल नाम दिया गया। तो इसी रेगुलर एक्ट के द्वारा दिया गया था। उसकी सहायता के तहत 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। क्या किया गया था, 4 सदस्य कार्यकारी परिषद का गठन किया गया था। इसी व्यवस्था के तहत वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना।
आपको यहाँ बहुत डाउट होता होगा तो मैं बता देता हूँ। देखो, अगर पूछा जाए यहाँ वॉरेन हेस्टिंग को क्या बना दिया, गवर्नर जनरल, यानी गवर्नर तो थे, जनरल बना दिया, तो यहाँ ये थे, तो पूछेगा कि अंतिम गवर्नर कौन था, तो वॉरेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था बंगाल का, तो वो तो भी वॉरेन हेस्टिंग। क्यों? क्योंकि एक ही मतलब इंसान को दूसरी उपाधि इसी के शासनकाल में स्टार्ट होती है और इसी के शासनकाल में एक खत्म होती है। तो गवर्नर खत्म हुआ, जनरल, यानी गवर्नर जनरल की बात तो पूछ लेता है अंतिम गवर्नर कौन था, सिर्फ गवर्नर, तो वॉरेन हेस्टिंग। और प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग। अच्छा, एक ट्रिक देता हूँ थोड़ी सी, किसी के नाम को किसी को मतलब ये अवगत कराने का कोई मेरा पर्पज नहीं, लेकिन आपको याद हो जाएगा। जब कभी गवर्नर है और उसे हमने जनरल और बना दिया तो क्या हो जाता है, यानी कि कहते नहीं कि थोड़ा एक पद है तो और पद मिल गया तो बोर आ जाते हैं, बोरिंग हेस्टिंग, ऐसे कहते हैं सिंपल भाषा में। तो आपको आज से ये याद हो जाएगा, यानी कि कुछ थोड़ा सा याद तो आपको हो जाएगा, यानी कि गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, वॉरेन हेस्टिंग बना। इसी व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, बंगाल जो व्यवस्था के तहत मद्रास एवं मुंबई गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। ठीक है, जो जो तथ्य होंगे उनकी आप स्क्रीनशॉट लेते चले, महत्वपूर्ण तथ्य मैं बताता जाऊंगा। तो एक तो आपको यही महत्वपूर्ण तथ्य था, ये आपको याद करा दिया मैंने, बोरिंग हेस्टिंग वाला, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कभी कभार ये भी पूछ लेता है भटके में, भूले भटके में, बंगाल का गवर्नर जनरल के पद की उपाधि कहाँ से मिली थी, तो वहाँ से मिली थी रेगुलर एक्ट से 1773 ईस्वी। ठीक है, इतना रेगुलर एक्ट याद रखना होगा आपको। चलिए बात करते हैं इस अधिनियम के तहत 1774 ईस्वी में बंगाल कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। यानी कि उच्च न्यायालय की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, तो बंगाल में। यहाँ से क्वेश्चन कई एक बनते हैं, कब हुई थी, 1774 ईस्वी में हुई थी न्यायालय की स्थापना की गई, जिसमें मुख्य न्यायाधीश तथा 3 अन्य मुख्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश थे और 3 क्या थे, अन्य मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, चलिए इस उच्चतम न्यायालय की प्रथम मुख्य जो न्यायाधीश सर एंजेला इम्पे, इनके मुख्य न्यायाधीश का नाम था वो सर एंजेला इम्पे था। कभी कभार क्वेश्चन पूछा है, यहाँ से पूछा नहीं, जबकि 3 अन्य न्यायाधीश यानी चेम्स, लिमेस्टर, हाइड थे। ठीक है, अब याद कैसे करेंगे, तो देखो नाम थे अंग्रेज थे, इनके ऐसे ही नाम होते हैं, चेम्स, लिम्बे, हाइड, यानी कि कोई चेन लंबी और हाइड, ऐसे याद कर सकते हैं, सिंपल है, कोई चेन है वो लंबी भी होती है और हाइड होती है, तो आप ऐसे इसके याद कर देते हैं। और सर एंजेला इम्पे इनके जो मुख्य न्यायाधीश थे। ठीक है, 3 अन्य न्यायाधीश कौन थे, चेन, लंबी, हाइड, ऐसे करके थोड़ा दिमाग पे टच हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए यही उद्देश्य है कि चीज़ें आपको याद कराने का मेरा, और कोई उद्देश्य नहीं है। बुक को कोई भी बुक कराता हूँ मैं याद कराता हूँ। ठीक है, और हर टीचर का यही उत्तरदायित्व होना चाहिए कि याद कराना चाहिए बस। इस अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा भारतीय राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्या सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया था। क्या हो गया था, इस अधिनियम के द्वारा 1773, यही याद रखना सिर्फ अभी तक, 1773 के द्वारा, यानी कि इस अधिनियम के द्वारा राजस्व, नागरिक और सैन्य संबंधी समस्या सूचना ब्रिटिश सरकार को देना आवश्यक हो गया। 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट रेगुलर एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए लाए गए इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। बात करते हैं, देखो यहाँ तक 1781 की स्टार्ट बात हो रही है, अभी तक हमने चर्चा 1773 ईस्वी की थी। अब बात क्वेश्चन जो बनेंगे यहाँ से बनेंगे, रेगुलर एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव लाया गया 1781, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि जो एक्ट जो चल रहा है उसे हम सेटलमेंट कह सकते हैं, उसी का नाम पड़ेगा रेगुलर एक्ट का, एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया। इस अधिनियम के तहत कलकत्ता की सरकार को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के लिए भी विधि बनाने का अधिकार प्रदान कर दिया गया, यानी कि थोड़े थोड़े समय के बाद सारे हमारे राज्यों पर कब्जा होने लगा था। 1784 पीट्स इंडिया एक्ट, इसके तहत 1784 पीट्स इंडिया, इसके तहत भारत में कंपनियों के कार्यों एवं प्रशासन एवं ब्रिटिश सरकार के पूर्ण नियंत्रण के स्थापित हो गया था। देखिए महत्वपूर्ण तथ्य ये, भारत सरकार में कंपनी एक के कार्यों, यानी जो कंपनियां थी उनके कार्यों, प्रशासन एवं ब्रिटिश सरकार का पूर्ण नियंत्रण यहाँ पर हो चुका था। कब हुआ था,
चौरासी में, 1784 में। रेगुलर एक्ट कब आया था? 1773 में। ठीक है, वहां से कहानी चलते चलते 84 तक उनका पूर्ण स्वशासन हो गया था। इसके द्वारा कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। यानी कि महत्वपूर्ण तथ्य ये है, कंपनी के व्यापारिक एवं राजनीतिक कार्यों को एक दूसरे से अलग कर दिया गया था। देखिए पॉइंट यहाँ से ये बनता है, इसका कमेंट सेक्शन में आंसर देना। 1773 के एक्ट के तहत स्थापित उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? इसका आपको और तीनों को भी देना आंसर। तीनों भी जो 4 थे टोटल, एक उच्च मुख्य न्यायाधीश थे और उनके 3 और थे। ठीक है, उनके उनके भी नाम आपको देना है। चलिए बात करते हैं, एक दूसरे अलग कर दिया गया था। पॉइंट है आपका, भारत में कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश अध्यापत्य का क्षेत्र कहा गया। ठीक है, अध्यापत्य का क्षेत्र कब कहा था? कंपनी द्वारा शासित क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश का अध्यापत्य क्षेत्र कहा गया। ठीक है, चलिए भारत में द्वैत शासन की शुरुआत कब हुई भैया? द्वैत शासन की शुरुआत हुई थी 1858 ईस्वी में। तक विद्यमान रही। कंपनी के वाणिज्य संबंधी मामलों को देख रेख के लिए निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ रजिस्ट्रेशन को अनुमति मिली, जबकि राजनीतिक मामलों के लिए नियंत्रण बोर्ड ऑफ कंट्रोल का गठन किया गया। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं गवर्नर के बारे में। गवर्नर जनरल कौन अंतिम कौन रहा, वायसराय कौन रहा, कब तक रहे, सारी चीज़ें आपको आज से क्लियर हो जाएंगी, नो डाउट। बाकी आप डाउट की तो टेंशन ही ना लें, एक एक चीज़ मैं क्लियर करा दूंगा। इसकी 100% मेरी जिम्मेदारी है। अगर अभी भी ना करा पाया तो क्या मतलब है आपको पढ़ने का? ठीक है, देखिए 1772 चर्चा चलेंगी, कहाँ से चलेगी? रॉबर्ट क्लाइव से। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के गवर्नर थे 1758 से लेकर 1760 तक। ठीक है, रॉबर्ट क्लाइव तथा 1765 से 1767 तक इनका ही शासन रहा था। बात करेंगे उनके बाद कौन आया? रॉबर्ट क्लाइव के बाद आया वॉरेन हेस्टिंग। कौन आए? वॉरेन हेस्टिंग 1774 1785 बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। यानी कि मैंने क्या कहा था, 1774 में बंगाल के प्रथम गवर्नर अगर गवर्नर जनरल रहे तो अंतिम गवर्नर कौन रहे होंगे? वॉरेन हेस्टिंग। तो 1772 से लेकर 1774 तक अंतिम गवर्नर कौन रहे थे? वॉरेन हेस्टिंग। यानी कि वॉरेन हेस्टिंग एक बहुत ही काफ़ी इनका कार्यकाल रहा है। यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, क्यों बनते हैं कि भाई ये बोरा गए और इन्हें क्या बना दिया गया था? गवर्नर जनरल बना गया था। तो वॉरेन हेस्टिंग ऐसे आप याद करें। इनसे पहले कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। कौन था? रॉबर्ट क्लाइव 1758-60। बाकी याद करने का महत्वपूर्ण तरीका क्या है इसका? तो ये पूछता है 1758 यानी वॉरेन हेस्टिंग से पहले इसका शासन था तो रॉबर्ट क्लाइव का था। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग आए। वॉरेन हेस्टिंग इन्हें जनरल भी बना दिया। गवर्नर तो पहले चलते ही थे बट इन्हें जनरल भी बना दिया, तो ये डबल उपाधि मिल गई। तो ऐसे अपने याद कर सकते। चलिए इनके बाद आए लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन आए? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। यानी कि 1828 से लेकर 1833 पे बंगाल अंतिम गवर्नर जनरल। अच्छा, यहाँ तक सिर्फ गवर्नर हो गए थे अंतिम, लेकिन अब यहाँ जनरल भी खत्म हो गए। तो कौन स्टार्ट होगा? तो यहाँ देख लेते हैं। यानी कि 28 से लेकर 33 तक गवर्नर जनरल रहे वो विलियम विलियम बेंटिंग रहे, लेकिन इन्हें वहाँ का तत्काल कोई नया पद जरूर मिला हुआ। 1833 से लेकर 1835 भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। गवर्नर जनरल रहे, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल रहे। बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग है, और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें गवर्नर जनरल की तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग है। ठीक है, अच्छा कैसे याद करें? अच्छा ऐसे याद करेंगे, यानी कि बंगाल यानी कि बंगाल में ऐसे याद करें वॉरेन हेस्टिंग बोर आ गए तो बंगाल में जादू टोना भी वैसे बंगाल साइड में चलता है, तो वहाँ से उन्हें सही कर दिया गया था। तो थोड़ा सा हिंट आपके दिमाग में उम्मीद है बना रहेगा याद करने का। लॉर्ड विलियम बेंटिंग यहाँ के भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल की बात करें तो कौन थे? विलियम बेंटिंग थे। ठीक है, और भारत को इन्हीं को गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एक बार पढ़ लेना, उम्मीद है आपको याद हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन बनते हमेशा बनते आए। इनके बाद आए लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग को इनका जो शासनकाल रहा था 1856 से लेकर 1858 तक रहा। कंपनी द्वारा नियुक्त किए गए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल इन्हें कहा गया। देखो मैंने कहा था भारत के गवर्नर की स्टार्ट हो गई है भारत के, तो भारत के अंतिम भी हो गए यहाँ पे आके। इन्हें क्या गया? लॉर्ड कैनिंग को भारत के अंतिम गवर्नर यानी कि गवर्नर जनरल कहा गया।
1858 से लेकर 1862 भारत के प्रथम वायसराय, यहाँ से लॉर्ड कैनिंग से वायसराय स्टार्ट हो गए, वायसराय। तो कही जाए कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग कैसे याद करेंगे? देखो थोड़ा वर्ड थोड़े मुझे मैं ऐसे थोड़े यूज़ कर लेता हूँ जो कि आपके उचित अनुकूल नहीं है, बट हमें याद करना है भाई, जीके है कैसे भी याद करनी होगी, तो याद करना है, पढ़ाई है कैसे भी करें। लॉर्ड कैनिंग, अच्छा लॉर्ड कैनिंग, कैनिंग जो वर्ड है ना, कान से संबंध है, किससे है? कान से। सो सराय जो सिंपल भाषा में बोलते हैं, कान में जो पस आता है उसे हम सराय कहते हैं। तो देखिए कैनिंग सराय, ऐसे संबंध याद कर सकते हैं। अगर बाय सराय की बात करें सराय, तो कैनिंग यानी कान। इतने भी देख लेना, यहाँ पर आपको यहाँ पे लॉर्ड कैनिंग की कहीं भी चर्चा नहीं इससे पहले की गई है, कहीं भी। क्लाइव है, कहीं हेस्टिंग है, कहीं बेंटिंग है, लेकिन कैनिंग, कैनिंग वायसराय, कैनिंग वायसराय ऐसे याद कर सकते हैं। तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा दृष्टि से, काफी बार ये पूछा गया है, कंफ्यूज या क्वेश्चन काफी बार पूछते हैं। अगर पूछा जाए भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन रहे? गवर्नर जनरल भारत के, बंगाल के नहीं, बंगाल के तो कौन बोरा गया था? तो वॉरेन हेस्टिंग। भारत के बात करें, वहाँ से शुरुआत हुई थी वॉरेन हेस्टिंग की। क्या हुई थी? गवर्नर जनरल की शुरुआत हुई। लॉर्ड विलियम बेंटिंक अंतिम रहे थे, कहाँ के? बंगाल के। लेकिन प्रथम कौन बने? भाई विलियम ही बनेंगे, जब विलियम वहाँ से खत्म होते हैं तो भारत के बने। भारत के अगर किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग भारत के खत्म होकर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? वायसराय बनते हैं, ये भारत के प्रथम वायसराय, यानी कि गवर्नर जनरल का पद यहाँ खत्म हो गया था, वायसराय चुनना स्टार्ट हो गया। तो वायसराय 1858 से लेकर 1862 तक वायसराय बने। बात करते हैं लॉर्ड कैनिंग के बाद आए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से लेकर अगस्त 1947 भारत के अंतिम वायसराय रहे, यानी कि वायसराय भी यहाँ पर खत्म हो गए। कहाँ पर? लॉर्ड माउंटबेटन पर, लॉर्ड माउंटबेटन पर, ठीक है। अगस्त में 1947, जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल पूछा जाए तो लॉर्ड माउंटबेटन कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। अच्छा, अब ऐसे इन्हें याद कैसे करेंगे? तो भारत ने अपने बेटा को ही क्या बना दिया? प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया। भारत ने स्वतंत्र भारत होते ही थोड़ा भारत के समझ आया कि नहीं, हमें अपने बेटा को ही क्या बनाना चाहिए? गवर्नर जनरल बनाना चाहिए। तो माउंट बेटन, टन शब्द आ रहा है ना, ऐसे आप याद कर सकते हैं। तो लॉर्ड माउंट बेटन को 1947 जून 1948 स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल को बना दिया। अगर कही जाए भारतीय, तो देखिए सी राजगोपालाचारी को चुना गया, यानी जून 48 से 1948 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। यानी कि स्वतंत्र भारत के तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी थे गवर्नर जनरल, ठीक है। गवर्नर जनरल की बात की जाए 1948 जनवरी 1950 स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चुने गए, ठीक है। यानी कि वायसराय की उपाधि इन्हें सिर्फ दी गई थी, वायसराय की यहाँ से खत्म नहीं हुई थी। वायसराय यहाँ पर खत्म भी हो गए, यानी कि लॉर्ड माउंटबेटन पर वायसराय खत्म हो गए। फिर गवर्नर जनरल स्टार्ट हो गए लॉर्ड माउंटबेटन पर, और श्री राम गोपालाचारी पर वायसराय खत्म हो गए, गवर्नर जनरल सॉरी खत्म हो गए। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम, यानी स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत की बात करी जाए भारतीय, राजगोपालाचारी। वैसे भी नाम राजगोपालाचारी आपको भारतीय लग रहा है। माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के बेटा को हमने चुना क्या? प्रथम गवर्नर जनरल। अंतिम गवर्नर जनरल राजगोपालाचारी रहे। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको उम्मीद है याद कराने में सक्षम रहा हूँगा। अगर आपको याद करा रहा हूँ, अगर याद हो रहा है तो प्लीज़ लाइक करें। चलिए देखिए 1813 ईस्वी की जिक्र करते हैं राजलेख के बारे में, तो समझाते हैं राजलेख क्या होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आपको गहराई के साथ बताएंगे, ठीक है। चलिए सर, इसके द्वारा कंपनी के भारतीय व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? व्यापार के एकाधिकार को, कंपनी अपना जो एकाधिकार है, इसके कंपनी के जो अधिकार होते हैं, कुछ कंपनी के रूल्स होते हैं, उन्हें खत्म कर दिया गया था। हालांकि कंपनी को चीन से व्यापार का तथा कंपनी का भारत में चाय के व्यापार का एकाधिकार जारी रहा। यानी कि एकाधिकार का मतलब होता है कंपनी के द्वारा कुछ निर्णय लिए जाते हैं कि हम उसके साथ व्यापार करेंगे या किसी के साथ व्यापार नहीं करेंगे, ऐसे अधिकारों को यहाँ खत्म कर दिया गया था 1813 ईस्वी राजलेख के द्वारा। चीन के साथ अभी भी कुछ काम व्यापार चल रहे थे चाय के व्यापार के जिक्र में।
थोड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, इसे थोड़ा कमेंट सेक्शन में आंसर प्लीज देंगे आप। भारत का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, ये तो पता ही है, अंतिम गवर्नर कैनिंग था गवर्नर जनरल। मैंने कहा था कैनिंग, बट इसकी थोड़ी एक ट्रिक थी, कैनिंग तो प्रथम वो तो फिर भारत का प्रथम वायसराय कौन था? मैंने कहा था कैनिंग कान में सराय, तो वायसराय ऐसे कर देना। तो कैनिंग लॉर्ड कैनिंग थे, ये प्रथम कौन थे? वायसराय थे। कमेंट सेक्शन में आंसर देना। इस अधिनियम के तहत भारत में शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति यानी कि प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। यानी कि इस अधिनियम के तहत शिक्षा के विकास एवं विस्तार के लिए 1 लाख रुपए प्रति वर्ष की व्यवस्था की गई। 1833 ईस्वी में चार्ट एक्ट आया। क्या आया? चार्ट एक्ट। ठीक है, चलिए। इसके द्वारा कंपनी के चीन से व्यापारिक अधिकार समाप्त कर दिए गए। भविष्य में उसे केवल राजनीतिक कार्य करने की केवल राजनीतिक कार्य ही करने थे। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में एक विधि सदस्य चौथे सदस्य के रूप में सर्वप्रथम मैकाले शामिल किए गए। ठीक है, कौन किए गए? मैकाले। इसके तहत दास प्रथा को कानून के खिलाफ घोषित किया गया तथा 1843 ईस्वी में से कानून बनाकर समाप्त कर दिया गया। तो पूछता है दास प्रथा को किसके एक्ट के द्वारा खत्म किया गया था? तो 1833 ईस्वी एक्ट द्वारा दास प्रथा को खत्म कर दिया गया था। 1833 ईस्वी द्वारा खत्म कर दिया गया था। कब किया गया था? चार्टर एक्ट आया था 1833 में, लेकिन 1884 में चार्टर एक्ट द्वारा खत्म कर दिया गया था। ठीक है, कानून बनाकर सर्वप्रथम मैकाले शामिल किया गया था इसमें। ठीक है, चलो। इस एक्ट के तहत कानून बनाने की शक्ति केंद्रीकरण कर दिया गया था, केंद्रीकरण कर दिया गया। राजलेख की धारा 87 के अनुसार कोई भी भारतीय केवल धर्म, जन्म स्थान, वंश तथा वर्ण के आधार पर सरकारी सेवा के लिए अयोग्य नहीं समझा जाएगा। यानी अयोग्य नहीं समझा जाएगा। धर्म यानी कि धर्म वगैरह, यानी कि भारतीय केवल धर्म, जन्म या वंश के आधार पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होगी जिसमें उन्हें चुना नहीं जाए। उन्हें बाकायदा सरकारी सेवाओं में चुना जाएगा। गवर्नर जनरल को एक विधि आयोग नियुक्त करने का भी प्राधिकार दिया गया। क्या दिया गया? एक विधि आयोग नियुक्त करने का प्राधिकार दिया गया। 1853 में काफ़ी चर्चा में रहा। चलिए देखते हैं। इसके द्वारा कार्यपालिका तथा विधायी शक्तियों को पृथक करने का एक निश्चित कदम उठाया गया। इसी व्यवस्था के तहत भारतवर्ष के लिए एक पृथक विधान परिषद स्थापना की गई। 1858 भारत शासन अधिनियम। 1858 काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा 1858 भारत शासन अधिनियम लागू हुआ। इस अधिनियम को एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नाम से भी जाना जाने लगा। एक्ट फॉर द बेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने लगा। ठीक है, चलिए। इस अधिनियम द्वारा कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया। भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से महारानी के अधीन आ गया। किसके अधीन आ गया? भारत का महारानी के अधीन आ गया था। ठीक है, 1784 ईस्वी के ब्रिटिश इंडिया एक्ट द्वारा लागू वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दी गई। वैध शासन प्रणाली समाप्त कब की गई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा 1884 ईस्ट इंडिया एक्ट द्वारा लागू जो की गई थी वैध शासन प्रणाली समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन से? 1858 भारत शासन अधिनियम लागू हुआ गया तब। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया। भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय के नाम से जाना गया, जो भारत के ब्रिटिश क्राउन ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि होता था। 1861 का भारत का परिषद अधिनियम बनाया। इसके द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों का शामिल किया गया। भारतीयों को क्या किया गया? शामिल किया गया। 1862 में चर्चा काफ़ी रही। 1862 में देखिए, लॉर्ड कैनिंग द्वारा 3 भारतीयों को बनारस के राजा, पटियाला के महाराजा और सर दिनकर राव को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। वायसराय को आपातकालीन में विधान परिषद के सलाह के बिना ही अध्यादेश जारी करने की अनुमति प्रदान की गई, जिसकी अवधि 6 माह होती थी। क्या होती थी? जिसकी अवधि 6 माह होती थी। इस अधिनियम द्वारा वायसराय को नए प्रांतों की स्थापना तथा उनकी सीमाओं में परिवर्तन
का अधिकार भी प्राप्त हो गया। यहाँ तक उम्मीद है आपको पॉइंट समझ में आ रहे होंगे। कुछ पॉइंट जो लैंग्वेज ही हैं उन्हें थोड़ा कोई दिक्कत नहीं है, हल्का फुल्का समझ में आ जाए, लेकिन जो चीज़ें परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी उन्हें हाईलाइट करके समझाऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, वायसराय को यानी कि प्रांतों के विधान परिषद के की स्थापना की शक्ति प्रदान की गई। बहुत ही अच्छा और चर्चित महत्वपूर्ण पॉइंट है। 1862 में बंगाल, 1866 में उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत, 1897 में पंजाब विधान परिषद का गठन किया गया। कभी कभार ये पूछ लेता है पंजाब विधान परिषद का गठन कब किया गया, तो 1897 में किया गया था, ठीक है। बंगाल का 1862 में किया गया, तो पंजाब का 1897। बंगाल का बहुत पुराना क्वेश्चन हो चुका है, नए क्वेश्चन पे मारेगा तो यहाँ से मारेगा 1857, यानी कि पंजाब विधान परिषद का गठन कब किया गया। 3 ऑप्शन देगा, 4 ऑप्शन देगा, 1862, 66 या 97, 98। तो 1897 आपको क्लिक करना होगा। अत्यंत महत्वपूर्ण 1919 भारत शासन अधिनियम स्टार्ट हुआ, यहाँ से काफी क्वेश्चन लिए जाते हैं। देखिए, इस मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। क्या जाना जाता है? मॉन्टेग्यू चेस्टफोर्ड सुधार के नाम से भी इसे जाना जाता है, ठीक है। इस समय यानी कि मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव, जबकि चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय थे। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा वैध शासन की स्थापना की गई। प्रांतों में द्वैत शासन के जनक लियोनल कर्टिस थे। कौन थे? लियोनल कर्टिस थे। चलिए, प्रांतीय विषयों को 2 भागों यथा हस्तांतरित और आचरित में बांटा गया। हस्तांतरित यानी विषयों का प्रशासन गवर्नर उन मंत्रियों की सहायता से करता था जो कि विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी थे, जबकि आरक्षित विषयों पर गवर्नर जनरल कार्यपालिका का परिषद की सहायता से शासन करता था। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था का स्थापना की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था प्रारंभ में की गई। भूमि कर या आय के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार प्रदान किया गया। संप्रदाय के आधार पर सिखों, भारतीय ईसाइयों, आंग्ल भारतीयों और यूरोपियों के लिए अलग अलग निर्वाचन के सिद्धांत लागू कर दिए गए थे, ठीक है। अगर पूछे निर्वाचन की, प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था किस में की गई, तो 1919 में की गई थी। तो एक क्वेश्चन चर्चित है, बाकी इसमें कोई ज़्यादा चर्चित है नहीं। चलिए, इस अधिनियम में एक लोक सेवा आयोग के गठन की जो प्रावधान किया गया, यानी कि वर्ष 1962 में ली गई जो आयोग की सिफारिश पर केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। एक वैधानिक आयोग के गठन का प्रावधान किया गया, जिसे 10 वर्ष बाद जांच करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। देश के द्विशासनीय व्यवस्था किस अधिनियम के तहत लागू की गई? द्विशासनीय जो अधिनियम के तहत लागू की गई, ठीक है। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना होगा। 1919 के तहत लागू की गई थी, ठीक है, मैं बता देता हूँ। भारत शासन अधिनियम, ठीक है। 1935 भारत शासन अधिनियम स्टार्ट होता है। यह एक विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 331 वो सॉरी 21 अनुच्छेद, 10 अनुसूचियां थी। इसमें प्रस्तावना का अभाव था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम जो 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी, इसमें प्रस्तावना का अभाव था। एक दस्तावेज तैयार किया गया इसमें 1935 भारत शासन अधिनियम में, ठीक है। इस अधिनियम द्वारा अखिल भारतीय संघ की स्थापना का प्रावधान किया गया, जिसे ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा कुछ भारतीय रियासतों को मिलाकर स्थापित किया जाना था। हालांकि इस व्यवस्था कभी भी अस्तित्व में नहीं आई, ठीक है। प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था समाप्त, द्वैत शासन की व्यवस्था को समाप्त, वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त के केंद्र में द्वैत शासन
चलिए, द्विशासन लागू किया गया तथा प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, प्रांतों में द्विशासन लागू किया गया और क्या, प्रांतों में स्वायत्तता प्रदान की गई। ठीक है, कुछ प्रांतों में द्विशासन व्यवस्था की गई। कुल 11 ब्रिटिश प्रांतों में 6 प्रांतों में बम्बई, मद्रास, बिहार, बंगाल संयुक्त प्रांत और असम में विधान परिषद और विधानसभा की स्थापना की गई। इस अधिनियम के तहत वर्ष 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना भी की गई। इसके भारत शासन अधिनियम 1858 भारत द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम द्वारा बर्मा को ब्रिटिश भारत से पृथक कर दिया गया तथा 2 नए प्रांत सिंध और उड़ीसा का निर्माण हुआ। देश की मुद्रा और साख पर नियंत्रण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हो गई थी। तो भारतीय रिजर्व बैंक की जो स्थापना हुई थी वो आपकी कब हुई थी? 1858 द्वारा स्थापित भारत परिषद को समाप्त कर दिया गया। यानी कि सभी जो भी जितने भी एक्ट हैं 1935। तो यहाँ पूछ लिया जाता है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में ही हुई थी। कौन सा शासन था? तो भारत शासन अधिनियम था। ठीक है, यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये आरबीआई भारतीय रिजर्व बैंक। लगभग 10% जनसंख्या को मताधिकार प्रदान किया गया। एक संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना के प्रावधान के साथ साथ प्रतीक सेवा आयोग तथा संयुक्त सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान भी किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बात करेंगे 1947 भारतीय शासित स्वतंत्रता अधिनियम। इसके द्वारा भारत में ब्रिटिश राज समाप्त कर दिया गया। इसके द्वारा ब्रिटिश राज समाप्त कर अविभाजित भारत को विभाजित कर 2 स्वतंत्र अधिराज्यों में यानी कि डोमिनेशन स्टेट भारत तथा पाकिस्तान की स्थापना हुई थी। वो 1947 में हुई थी। ठीक है, इसके दोनों अधिराज्यों का संविधान सभाओं को अपने देश का संविधान बनाने और उसके लिए किसी भी देश का संविधान को अपनाने की शक्ति दी। ठीक है, दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। दोनों अधिराज्यों को ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इसने 15 अगस्त 1947 से भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति की भी घोषणा की थी। ठीक है, 15 अगस्त 1947 को भारतीय रियासतों पर ब्रिटिश संप्रभुता की समाप्ति भी घोषणा की थी। चलिए, भारतीय रियासतों को एक स्वतंत्रता थी। क्या थी? एक रियासतों की स्वतंत्रता थी कि वे भारत अधिराज्य या पाकिस्तान अधिराज्य के साथ मिल सकती थी या स्वतंत्र रह सकते हैं। प्रत्येक अधिराज्य के अपना संविधान बनने तक भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत ही शासन संचालित किए जाने की व्यवस्था की गई। संविधान निर्माण के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, यानी कि जो भी 1935 तक जो भी था वो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आया होगा। देखिए, वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत भारतीय संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव किया गया। कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा के कुल सदस्यों की संख्या 389 थी। इनमें से 296 सीटें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें देसी रियासतों को आवंटित की जानी थी। ठीक है, ब्रिटिश भारत को आवंटित 296 सीटों में से 292 का चयन 11 प्रांतों तथा 4 अन्य मुख्य आयुक्तों द्वारा प्राप्त किए गए जाना था। सामान्यतः प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। क्या की गई थी? 10 लाख की संख्या पर एक सीट आवंटित की गई थी। प्रांतों को आवंटित की गई सीटों का निर्धारण 3 समुदायों में मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर किया गया था। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो फिर इसे बताएं कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष बात करे जाए तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और अस्थायी अध्यक्ष बात किया जाए तो आपको इसे कमेंट सेक्शन में बताना होगा कमेंट करके। ठीक है, अब मैंने यहाँ तक आपको बताया प्रांतों की आवंटित की गई सीटों के निर्धारित 3 समुदाय मुस्लिम, सिख और सामान्य के आधार पर विभाजित कर दिया गया। संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को की गई। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान सभा की पहली बैठक 19 दिसंबर 1946 को की गई, नई दिल्ली में संपन्न हुई थी। इस बैठक का मुस्लिम लीग बहिष्कार करते हुए
पाकिस्तान अलग संविधान सभा की मांग की गई। अतः पहली बैठक में केवल 207 सदस्य उपस्थित रहे, जो कि कांग्रेस कांग्रेस के सदस्य थे। देशी रियासतों में हैदराबाद ने संविधान सभा की बैठक में भाग नहीं लिया। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, जो सबसे वरिष्ठ थे। अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, इस बात को ध्यान रखना होगा। सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। ठीक है, ठीक है, सच्चिदानंद सिन्हा को। चलिए, अब बात करेंगे 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। देखिए, पूछता है कभी का अस्थायी अध्यक्ष थे वो सच्चिदानंद सिन्हा थे, और बात करेंगे राजेंद्र प्रसाद, तो देखो सबसे वरिष्ठ थे, उन्हें ऐसे ही चुन लिया गया अस्थायी। लेकिन स्थायी अध्यक्ष जो होना चाहिए वो उन्हें सही उम्र में भी होना चाहिए, जो कि ज़्यादा बुजुर्ग ना हो। तो बात करें, देखो कैसे याद करना होगा, ज़्यादा अक्षर आए सच्चिदानंद सिन्हा तो ये वरिष्ठ हो गए, तो अस्थायी अध्यक्ष हो गए। और अगर बात करें स्थायी अध्यक्ष चुना गया तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो पढ़े लिखे थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर सच्चिदानंद भी सिन्हा थे, बट थोड़ा मैं हिंट दे देखता हूँ, इनका छोटा नाम था, इसलिए इन्हें क्या बना दिया, छोटे यानी कि कम उम्र में, तो स्थायी अध्यक्ष इन्हें चुना गया। ठीक है, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष चुना गया। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा के महिला सदस्यों की संख्या 15 थी। ठीक, चलिए, नोट पॉइंट ये है आपका इंपॉर्टेंट है। संविधान सभा में शामिल महिला सदस्यों में कौन कौन थी? विजयलक्ष्मी थी, सुचेता कृपलानी, मालती और चौधरी, सरोजनी नायडू, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, पूर्णिमा बनर्जी, रेणुका राय, कमला चौधरी, लीला रे बेगम, एजाज रसूल, अम्बू स्वामीनाथन जी, दुर्गाबाई, दक्षियानी बेल्यादुन और एनी मैस्क्रीन थी। ठीक है, एनी मैस्क्रीन थी। तो संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? 15 थी। ठीक है, 13 दिसंबर 1946 को यानी कि जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया, जिसे 26 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा द्वारा विभिन्न समितियों का गठन किया गया। ठीक है, चलिए, अब बात करेंगे संविधान सभा की प्रमुख समितियां, उनके अध्यक्ष, प्रमुख समितियां एवं उनके अध्यक्ष। ठीक है, चलिए देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है समितियां और अध्यक्ष। संघ शक्ति का अध्यक्ष चुना गया जवाहरलाल नेहरू को, तो संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू, संघ शक्ति जवाहरलाल नेहरू। संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल। प्रांतीय यानी कि प्रांतों को किसने संभाला था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, तो प्रांतीय ने दे दिया। संघ यानी कि संघीय संविधान सभा को सबको संघ किसने लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, तो इन्हें दे दिया। संघ की शक्ति किने दे दी? अब भाई संघ लेगा उसे शक्ति भी देनी पड़ेगी, तब भी जवाहरलाल नेहरू को दे दी। ऐसे आप याद करते। प्रारूप समिति भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति का यानी किसके कौन अध्यक्ष थे? तो भीमराव अंबेडकर, सबको पता है प्रारूप समिति के भीमराव अंबेडकर। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों सरदार वल्लभ भाई पटेल को संबंधी परामर्श समिति। अब मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था, इनका भी अध्यक्ष इन्हें चुना गया। तो दो चीज़ों का सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, कौन? यानी कि प्रांत संभालने में और मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों, बाकी संभालने में जो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल काफ़ी अच्छे व्यक्तित्व थे, इसलिए इन्हें दो चीज़ें मिली, एक तो प्रांत, दूसरे मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यकों को सरदार वल्लभ भाई पटेल संबंधी परामर्श समिति किए गए। बात करते हैं फर्स्ट पॉइंट, मौलिक अधिकार एवं उप समिति जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकारों के लिए चुना गया जे.बी. कृपलानी को। अल्पसंख्यक एवं उप समिति एच.सी. मुखर्जी। अब प्रक्रिया नियम समिति राजेंद्र प्रसाद। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति राजेंद्र प्रसाद। सदर राष्ट्रीय ध्वज समिति राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए
मोस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। देखिए ये भी मोस्ट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेना इस पे, क्वेश्चन काफी परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए 29 अगस्त 1947 को एक संकल्प पारित करने का प्रारूप समिति किया गया, गठन किया गया। इस समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुना गया था। समिति, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, को चुना गया था। प्रारूप समिति का कार्य संवैधानिक सलाहकार वी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया था। संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श करना था। प्रारूप समिति ने 21 फरवरी 1948 को विधानसभा को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण तथ्य हैं। चलिए आगे चलते चर्चा करते हैं। देखिए प्रारूप समिति कुल सदस्य कितने थे? 7 थे। कितने थे? 7। अध्यक्ष कौन रहे प्रारूप समिति के? भीमराव अम्बेडकर। द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे स्टार लगा लेना। प्रारूप समिति का अध्यक्ष की बात करें भीमराव अम्बेडकर। सदस्य थे 7 थे। जब अध्यक्ष थे ये सदस्य भी थे। फर्स्ट एन गोपाल स्वामी अयंकर, नंबर 2। नंबर 3 अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर। डॉक्टर के एस मुंशी। चौथे 5वें थे सैयद मोसादुल्ला। 6वें थे एन माधव राव। इन्होंने वी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्याग पत्र दिया था। तो एन माधव राव ने किनका लिया था? इन्होंने वी.एल. मित्र का स्थान लिया था, जिन्होंने स्वास्थ्य के कारण त्याग पत्र दे दिया था। नंबर 7 टी.टी. कृष्णाचारी 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली थी। चलिए काफी महत्वपूर्ण चर्चित चीजें हैं, बड़े दिमाग में रखना होगा, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते हैं। देखिए संविधान सभा का प्रथम वाचन 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 तक। दूसरा वाचन 15 नवंबर से 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक। तीसरा वाचन चला था 14 नवंबर से 1949 से 26 नवंबर 1949 तक चला था। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया। और पारित करने की अगर तिथि पूछा जाए तो 26 नवंबर 1949 थी। ये बात काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रथम वाचन पूछा जाए तो 4 नवंबर से 9 नवंबर तक 1948 चला था। ठीक है, 1948 से लेकर 1949 तक संविधान द्वारा संविधान को पारित कर दिया गया था। ठीक है, नवंबर, तो नवंबर दिसंबर यानी कि इसे तकरीबन 1 साल हो गई थी। नवंबर में लौट के आगे से पारित किया गया था। चलिए संविधान के कुल 15 अनुच्छेद को 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिया गया था। बहुत महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 15 अनुच्छेदों को 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, जबकि शेष 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो मुझे बता देना प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। मैंने अभी अभी बताया, एक बार आप चाहें तो रिवीजन कर सकते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष काफी पीछे मैंने कराई है समिति, तो फटाफट देख लेते हैं। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन है? भीमराव अम्बेडकर। कौन है? भीमराव अम्बेडकर। तो सबसे पहले मैं बताया था संघीय समिति। अच्छा, प्रारूप समिति का आप कभी नहीं भूलेंगे। देखो प्रारूप अगर देखा जाए तो संविधान का प्रारूप यानी रूपरेखा जो है किसके हाथ में है? भीमराव अम्बेडकर के हाथ में पुस्तक रहती है। यानी कि प्रारूप जो कहते हैं ना, प्रूफ, यानी कैसे याद करो, प्रूफ था तो भीमराव अम्बेडकर पे था, तो इन्हों को प्रारूप समिति का अध्यक्ष चुना गया। तो ऐसे आप याद करेंगे, जीवन में याद भूलेंगे ही नहीं। आप ऐसे पॉइंट दूंगा कि आपको बार क्वेश्चन को भूलने का कोई जरिया ही नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए तो मैंने अभी बताया 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप किस पर था? भीमराव अम्बेडकर पर था। भारतीय संविधान में वर्तमान में, नया पॉइंट है, भारतीय संविधान में वर्तमान में 9 दिसंबर 2020 की स्थिति के अनुसार गणना दृष्टि से लगभग 465 अनुच्छेद आर्टिकल हैं, परंतु क्रमांक 395 ही चुने जाते हैं। दृष्टि से अभी भी 395 अनुच्छेद हैं तथा सभी अनुच्छेदों को मूल अनुच्छेदों
के साथ क ख ग आदि द्वारा जोड़ा गया है। क्या आप जानते हैं, पॉइंट है ये, क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया था? इस पॉइंट को जरूर, आईएमपी पॉइंट है, इसे आप बताना, ठीक है। चलिए, इसी प्रकार गणना की दृष्टि से संविधान के भागों की संख्या 25 को की गई, जबकि संविधान के मूल पाठ में 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संशोधन के द्वारा कुछ नई अनुसूचियां भी जोड़ी गई हैं और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई है। 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुन लिया गया था। द मोस्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, मैं बताऊंगा। देखिए, इसी प्रकार जो गणना की दृष्टि से संविधान में संख्या, जो भागों की संख्या 25 हो गई है, लेकिन बट उसमें थे 22, अनुसूचियाँ 8 थी, अब 12 हो गई हैं। 8 से बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। तो पूछा जाए मूल संविधान में कितने भाग हैं? 22 भाग हैं। अनुसूचियाँ कितनी थी? 8 थी, ठीक है। भारतीय 26 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रथम राष्ट्रपति चुना गया था। पूछा जाए प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगर पूछा जाए 24 जनवरी 1950 को इन्हें चुन लिया गया था, भारत का राष्ट्रपति चुन लिया गया था। संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तथा 24 जनवरी को 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। देखिए यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन, देखो, संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया। संविधान सभा द्वारा मई 1949 को राष्ट्रमंडल में भारत की सत्यापन किया गया, ठीक है। चलिए, मोस्ट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा दृष्टि से, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो तब तक के लिए इन्हीं को तैयार कीजिए, 1-2 बार वीडियो को देखिए, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे आपको परीक्षा की दृष्टि से। मैंने काफ़ी अच्छे से आपको याद भी कराया है, चीज़ें समझ में आई होंगी। जो भी आपको डाउट लगे कमेंट सेक्शन में आप डाउट बता सकते हैं, उसे देखेंगे और बताएंगे आपको। कोई भी दिक्कत लगती किसी भी सेशन में, और कुछ चीज़ें और अच्छे तरीके से याद कराने की कोशिश करेंगे, नए नए तरीके आपको बताते रहेंगे। परीक्षा दृष्टि से जितना भी महत्वपूर्ण है वही कराया जाएगा। आप तो जानते ही, वैसे भी काफ़ी कम समय होता है स्टूडेंट के पास, इसलिए हम परीक्षा दृष्टि से ही उनको महत्वपूर्ण चीज़ें ज़्यादातर कराते हैं, ठीक है। तो चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।